नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और हमारा पूरा प्रयास है कि आपकी तैयारी को सुनिश्चित कर सकें। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर हम आते हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने अभी आपके लिए इतिहास के प्राचीन भारत का सेक्शन शुरू किया हुआ था, जिसमें पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने सॉल्व किया हुआ था। और जो आज की सीरीज़ है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक जाएंगे। और इस तरीके से हमारा जो प्राचीन भारत इतिहास की जो सीरीज़ है उसके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और फिर हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। और जो भी उनको आंसर अपना समझ आता है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है जो प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन से संबंधित है उसे हम अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो ये है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? आपके विकल्प हैं उपाली, आनंद, सर्वकामी या फिर वसुमित्र। आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहें। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसका जो आंसर है वो है आनंद। जो आनंद थे वो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते थे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 52 है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? आपके विकल्प हैं, ए ऑप्शन है विष्णुगुप्त, बी है मेगस्थनीज, सी है तुसास्प या फिर डी है उपगुप्त। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपको जितने ही छोटे क्वेश्चन दिखाई देंगे इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पेपरों में होते हैं। अगर आप छोटी छोटी गलतियों को अगर आप सही करना सीख जाते हैं और कुछ कठिन क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं तो आपकी सफलता तय मानी जाती है। इसलिए आप छोटे क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से फोकस करें। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, जो कि आप जानते हैं ये एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं जो हमारे अगले क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे वो थे विष्णुगुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 53 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? आपके विकल्प हैं पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला या फिर उज्जैन। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसका जो आंसर है वो है श्रवणबेलगोला। ये कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। आपको ये मालूम होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक थे वो अंत समय में उन्होंने जैन धर्म की एक संथारा पद्धति, जिसे संलेखना पद्धति भी कहा जाता है, उसी के तहत उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और कुछ समय के पश्चात उन्होंने वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में ही अपने शरीर को त्यागा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 54 है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज किसका राजदूत था? आपके विकल्प हैं सिकंदर, धननंद या घनानंद इसे कहा जाता है, सेल्यूकस या फिर डायमेकस। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेल्यूकस। जो सेल्यूकस निकेटर था उसी का राजदूत था मेगस्थनीज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? आपके विकल्प है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी बताएं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 55 है इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं डी, जैन धर्म। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 56 है इस पे आप विचार करेंगे और इससे आपको आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था?
बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र में है का निर्माण करवाया था। या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप चारों विकल्पों पर विचार करें और आप अपना अपना आंसर बताएं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 56 है इसके सभी विकल्प सही हैं, यानी इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको भी पता होगा कि जो चाणक्य उसी का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या फिर उसे कौटिल्य भी कहा जाता था। और ये चंद्रगुप्त के कहने पर ही विष्णुगुप्त के कहने पर ही, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, तो इनके कहने पर ही उसने नंद वंश के शासक धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया और इस झील से संबंधित कई शासकों का जिक्र इतिहास में आता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 57 है, देख सकते हैं, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? आपके विकल्प है कौटिल्य, मेगस्थनीज, प्लीनी या फिर विशाखदत्त। बिल्कुल जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें आप सभी। देखिए जो 57 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है कौटिल्य। कौटिल्य यानी यही चाणक्य, ठीक है। तो अर्थशास्त्र से एक क्वेश्चन और भी बनता है जिसे आप ध्यान रखेंगे कि अक्सर पूछता है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी वो किस चीज़ पे आधारित है। तो आप ध्यान रखेंगे जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंधित न होकर बल्कि राजनीतिक से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 58 है उसे देखेंगे। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 269 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व या फिर 326 ईसा पूर्व में? यह अशोक का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है जो कलिंग का आक्रमण है। आप सभी अपने आंसर भी बताते रहें और लास्ट में जब ये टेस्ट सीरीज समाप्त हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके आज के 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। देखिए जो 58 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 261, ठीक है, 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस युद्ध के बारे में आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अशोक अपने जीवन काल के जो प्रारंभिक चरण है उसमें उसने भेरी घोष का नारा दिया हुआ था और उस दौरान वह शैव धर्म का उपासक माना जाता था। लेकिन कलिंग युद्ध में जब उसने इतना रक्तपात देखा तो कहा जाता है कि उसने शैव धर्म के स्थान पे उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और भेरी घोष के स्थान पे उसने धम्म घोष का नारा दिया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 59 है, इंडिका की रचना किसने की? मेगस्थनीज, टालमी, प्लीनी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? क्वेश्चन नंबर 59 है, इंडिका की रचना किसने की है? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मेगस्थनीज। ये मेगस्थनीज की चर्चित रचना है जिसका नाम है इंडिका। फिर क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? आपके विकल्प हैं महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त या फिर डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। यहाँ पे और ब लिखा है, वो ऑप्शन ए और बी है, ठीक है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी ए और बी। आपको पता होगा कि अशोक के जो दो संतानें जो महेंद्र और संघमित्रा यानी पुत्र और पुत्री ये दोनों थे, इन्हें उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 61 है, ये भी एक बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में 90% लोग अपना आंसर गलत सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपके विकल्प है जेम्स प्रिंसेप, पॉथरेडी फैंथलर, विलियम्स जोन्स एंड चार्ल्स विल्किंस।
सभी अपना आंसर बताते रहें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, पॉट्रेदी फैंथलर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि शिलालेखों की खोज किसने की थी, और आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो अभी देखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 62 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपके विकल्प हैं जेम्स प्रिंसेप, पॉट्रेदी फैंथलर, विलियम जोन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप। कहा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपके विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी। ठीक है, अशोक के द्वारा ही सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्योंकि कहा जाता है कि जो अशोक के अभिलेख थे उस पर ये जो 4 प्रकार की लिपियाँ, इन चारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 65 है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकेट्स के रूप में पहचान की गई है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकेट्स किसने कहा था? ठीक है, आपके विकल्प है स्मिथ, विलियम जोन्स, जॉन फिलिप, या फिर जेम्स प्रिंसेप। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका जो आंसर है वो है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकेट्स के रूप में पहचाना था। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख, 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, या फिर 9वें शिलालेख। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी बताएं, और इसे आप ज़रूर नोट कर लेंगे क्योंकि ये कई बार एग्ज़ामों में आप देखेंगे इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 66 है, उसका जो आंसर है वो है 13वां शिलालेख। अशोक ने अपने 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 67 है उसे देखेंगे आप। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था, गुड़ पुरुष, संचार, या फिर ये सभी। आप देखेंगे कि प्राचीन भारत इतिहास में कल और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें हम सभी एक चैप्टर वाइज करते हुए क्वेश्चंस को ले रहे हैं, जिससे आप एक क्रमिक तरीके से शुरू से लेकर अंत तक इतिहास के हर एक पक्ष और हर एक प्रश्नों को समझ पाएँ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें संस्था, संचार, गुड़ पुरुष, इन तीनों नामों से ही जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगस्थनीज के अनुसार, जिसकी पुस्तक इंडिका है, उसके अनुसार जो भारतीय समाज था कितने भागों में विभक्त था? आपके विकल्प हैं 4, बी विकल्प है 7, सी विकल्प है 10, या फिर डी विकल्प है 12।
हमारा ये प्रयास है कि आपसे जितनी भी छोटी गलतियां हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज़ के दौरान भले ही हो जाएं, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो वहाँ पे ये छोटी गलतियां आपसे न हो। तो इसलिए आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज़ में बने रहें। गलत या सही जो भी आपको आता है टेस्ट सीरीज़ में उपस्थित रहेंगे तो आपकी तैयारी ज़रूर बेहतर हो पाएगी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 7। यानी मेगास्थनीज के अनुसार जो भारतीय समाज है वो 7 भागों में विभक्त था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 69 है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपके जो विकल्प हैं वो पहला ऑप्शन है कुम्भरहार पटना के पास, चंपा यानी अंग, कौशाम्बी या फिर उज्जैन। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए कुम्भरहार। जो पटना है वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बेहतर क्वेश्चन है, इसका देखता हूँ कौन पहले आंसर करता है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? आपके विकल्प हैं ऋग्वेद, आचारांग सूक्त, राहुलोवाद सूक्त या फिर अथर्ववेद। आपके 4 विकल्प हैं ऋग्वेद, आचारांग सूक्त, राहुलोवाद सूक्त या फिर अथर्ववेद। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी राहुलोवाद सूक्त। कहा जाता है कि राहुलोवाद सूक्त से ही अशोक ने धम्म की परिभाषा ली है और उसने धम्म को अपने हिसाब से परिभाषित किया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 71 है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? एक धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर या फिर निःशुल्क श्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 एक बार दोबारा सुन लें आप। मौर्य काल में जो प्रचलित विष्टि कर था वो किससे संबंधित था? धार्मिक कर से, भूमि कर से, सिंचाई कर से या फिर निःशुल्क श्रम से संबंधित था? सेवेंटी 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी निःशुल्क श्रम। जो निःशुल्क श्रम होता था उसे विष्टि कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? आपके विकल्प है कुषाण, इंडो ग्रीक, गुप्ता या फिर मौर्य। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडो ग्रीक। जो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी या हिंद यवन जिन्हें कहा जाता था, इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? आपके विकल्प है सुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश या फिर इंडो ग्रीक। कि जो क्वेश्चन नंबर 73 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सातवाहन। देखिए सातवाहनों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत में सबसे पहले सीसे के सिक्के एवं पोटीन के सिक्के उसने चलाए थे। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। सीसे अथवा पोटीन के जो सिक्के हैं वो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई थी? ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई? आपके विकल्प है पल्लव, सातवाहन, गुप्त या फिर चालुक्य। ऐसे क्वेश्चन के जो लोग भी आंसर दे रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने बस रटा हुआ नहीं है बल्कि समझा हुआ है हिस्ट्री को, तो आप ज़रूर ऐसे प्रश्नों के आंसर हमेशा सही करेंगे।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सातवाहन। आप देखेंगे जो सातवाहन वंश है, जो कि दक्षिण भारत का बहुत ही चर्चित वंश माना गया है, सातवाहन वंश, उन्होंने ही सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी और उन्होंने यह भूमि अनुदान सबसे पहले ब्राह्मणों को दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 75 है वो देखें, रुद्रदमन कौन था, यानी आपको बताना है कि वो किस वंश का शासक था। रुद्रदमन, आपके विकल्प हैं, पहला ऑप्शन है शक शासक, कुषाण शासक, सातवाहन शासक या फिर वाकाटक शासक। देखिए जो 75 नंबर क्वेश्चन है वो है ऑप्शन ए, शक। जो शक शासक थे, जो शक शासक है उसका जो प्रमुख जो संस्थापक है आप देखेंगे वो रुद्रदमन प्रथम को ही माना जाता है। ठीक है, तो रुद्रदमन जो है वो शक शासक से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 76 नंबर क्वेश्चन, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था, चरक, सुश्रुत या धन्वंतरी या फिर जीवक। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, चरक। आप देखेंगे चरक संहिता भी एक है जिसमें कनिष्क जो है उसका जो राजवैद्य, उसके दरबार में जो राजवैद्य था वो चरक था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 77 है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, यानी कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म के किस शाखा का फॉलोअर था। आपके विकल्प हैं हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर माध्यमिका। आपको निश्चित तौर पे कुछ न कुछ नए क्वेश्चन हमारी इस टेस्ट सीरीज़ में मिलते रहेंगे। जितने भी आपने पढ़े होंगे अब तक उसमें कुछ क्वेश्चन नए आएंगे और यही क्वेश्चन आपको ट्रेंड करते हैं एग्ज़ामों में, तो आप ज़रूर से इनका आंसर भी करें और इसे नोट भी करते रहें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका आंसर है महायान। जो कनिष्क है वो महायान, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है उसी का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, कन्नौज, श्रीनगर, पाटलिपुत्र या फिर पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसका जो आंसर है वो है पुरुषपुर। कहा जाता है कि पुरुषपुर की स्थापना भी कनिष्क ने ही की थी और ये कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा है और इसने अपनी राजधानी को पुरुषपुर ही स्थानांतरित की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 79 है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। ठीक है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। आपके ऑप्शन है कनिष्क, गोंदोफर्निस, रुद्रदमन या फिर विम कटफिसेस। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 79 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, रुद्रदमन। आप देखेंगे कि मौर्य काल के बाद एक फिर से संक्रमण काल का दौर आता है भारत में, जिसे मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है। इस समय आप देखेंगे कि शक, शुंग, पहलो, कुषाण ये सभी चर्चित होते हैं उस समय के शासक, लेकिन जो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है वो रुद्रदमन का है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 80 है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 80 है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। आपके विकल्प हैं तक्षशिला, अरिकमेडु, हम्पी या फिर सतारा। आपको भी पता होगा कि उसमें भारत और रोम का व्यापार चल रहा था, तो ये कहा जाता है कि भारत के किस स्थान पे रोमों की बस्ती मिली हुई है।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 80 है, इसका जो आंसर है वो है अरिकमेडु। अरिकमेडु में रोम बस्ती के साक्ष्य मिले हुए थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 81 है वो है बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? आपके विकल्प है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या फिर नागार्जुन। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित की जो रचना है वो अश्वघोष के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? आपके विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। इसमें भी देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत चर्चित क्वेश्चन है और आमतौर पे इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 82 है, जो गुप्त संवत है उसको प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 83 है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? आपके विकल्प है चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। आपको बताना है इसमें से किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 83 इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके विकल्प है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्पों पे विचार करें और आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 84 इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये ध्यान रखेंगे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसके ही शासनकाल में फाह्यान नामक चीनी यात्री भारत आया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 85 है। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? ठीक है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदमन, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर ए व बी दोनों। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 85 इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। ध्यान रखेंगे जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने कराया? तो वो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया, लेकिन इसे आगे चलकर कई बार इसका जीर्णोद्धार यानी इसका सुंदरीकरण या इसे बेहतर और बनाया शक शासक रुद्रदमन ने और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी ये ध्यान रखेंगे आप, सुदर्शन झील से संबंधित 3 राजाओं का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। जो क्वेश्चन नंबर 86 है। भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? आपके विकल्प है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या फिर श्रीगुप्त। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में ही हुड़ों का आक्रमण भारत पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? आप देखेंगे ये सब कॉन्सेप्ट कई राजाओं के साथ जुड़े हुए, नवरत्न, अष्टप्रधान, ठीक है, ऐसे अष्ट जो दिग्गज हैं, तो ऐसे कई नाम आते। तो जो नवरत्न है वो किस गुप्त शासक से संबंधित है? आपके विकल्प हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या फिर उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 87 है इसका जो आंसर है आपका नवरत्न जो जिस गुप्त शासक से संबंधित थे वो है आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आप जो है हर क्वेश्चन का उपरोक्त सभी जिन लोग आंसर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि जो नवरत्न है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित हैं।
ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल या फिर समुद्रगुप्त? क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या संस्थापक कौन था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमारगुप्त। कहा जाता है कि उन्होंने जो कुमारगुप्त थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित एक क्वेश्चन ये है कि संस्थापक, और एक है कि किसने इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था या पूरी तरीके से इसे नष्ट कर दिया था, तो वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 89 है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? आपके विकल्प हैं दीनार, रुपयक, निस्क या फिर कारसारपण। आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 89 है उसका आंसर है दीनार। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ये आमतौर पे हम इस आंसर को नहीं लोग करते हैं, इन्हें लगता है कि ये दीनार शब्द मध्यकालीन से संबंधित होगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार ही कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें आपको कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार है। पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, शूद्रक मृक्षकटिकम या स्वप्नवास दत्तम दांडी। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वप्नवास दत्तम। ये जो दांडी रचनाकार लिखा गया है ये गलत है। बाकी जो इसमें 3 विकल्प हैं ये तीनों ही सही हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 91 है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? जो बाण भट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे? आपके विकल्प हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और एक ऑप्शन है समुद्रगुप्त। आपको बताना है कि जो बाण भट्ट है वो किसके दरबार से संबंधित थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर है वो है हर्षवर्धन। आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षवर्धन से संबंधित कुछ रचनाएं भी की हुई हैं जो कि प्रमुख मानी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया, इसे आप थोड़ा ध्यान से इसका आंसर करेंगे। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन या फिर पाटलिपुत्र? देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 92 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कन्नौज। क्योंकि जो हर्षवर्धन आप देखेंगे थानेश्वर तो पहले राजधानी रही हुई थी, लेकिन हर्षवर्धन जब आते तो उन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज बनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 93 है। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके विकल्प है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल या फिर देवपाल। क्वेश्चन नंबर जो 93 इसका जो आंसर है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही चीनी यात्री बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय या त्रिगुटीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? पालों की, प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की या फिर चालुक्यों की?
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 94 है इसका आंसर है प्रतिहार। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। कन्नौज के लिए जो त्रिगुटी संघर्ष हुआ था उसमें 3 गुट बने हुए थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ध्यान रखेंगे, इससे चालुक्य से कोई लेना देना नहीं है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो 3 पक्ष थे वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस संघर्ष की शुरुआत प्रतिहारों ने ही की थी, लेकिन अंततः इस संघर्ष में जो अंतिम विजय है वो प्रतिहारों को ही मिली भी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 95 है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? आपके विकल्प है इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम या फिर इंद्र प्रथम। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 95 है इसका जो आंसर है वो है कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96, वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? पल्लव, राष्ट्रकूट, पांड्य या फिर चालुक्य? यहाँ से साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री चल रही है, यहाँ पे कुछ नाम ही बहुत विशिष्ट टाइप के होते हैं। अगर यहाँ पे आप, लेकिन होते बहुत आसान है, अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे गलत नहीं होंगे। देखिए जो वातापी थी, वातापी के चालुक्य कहे ही जाते हैं, तो 96 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी। क्वेश्चन नंबर जो 97 है वो देखिए, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन जिसे आप लोकल गवर्नेंस कहते हैं, ये किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर पाल? क्वेश्चन नंबर जो 97 इसका जो आंसर है वो है चोल। ध्यान रखेंगे कि जो चोल प्रशासन है, चोल एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोकल गवर्नेंस से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे लेवल से लेके ऊपरी लेवल तक की तरफ जो शक्तियाँ थी वो विकेंद्रीकृत थी। तो कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो चोल शासकों की देन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 98 है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है इसे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके विकल्प हैं राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम या फिर कुलोतुंग प्रथम? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 98 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। कहा जाता है कि राजराज प्रथम ने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 99 है। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? पाल, चालुक्य, चोल या फिर राष्ट्रकूट? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी जल्दी बताएं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 99 है, एलिफेंटा गुफा के मंदिरों का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक जिसके संस्थापक दंती दुर्ग माने जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने ही एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण कराया था। बढ़ते हम प्राचीन भारत के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 100 है। आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन नंबर 100 है उसका आंसर आपको अभी नहीं बताना है। आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उसका आंसर अभी जो आप लाइव चैट के थ्रू दे रहे हैं अभी कोई भी उसका आंसर नहीं देगा। ये टेस्ट सीरीज समाप्त हो रही है, उसके बाद आप मेन कमेंट सेक्शन में आके उसका आंसर देंगे। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट अभी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं वो प्राचीन भारत से संबंधित और भी कोई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो खुद जानते हों तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन भी दे सकते हैं, उसका आंसर भी दे सकते हैं, यानी आपको जो भी जानकारी हो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी जानकारी को दूसरों के यहाँ भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा
क्वेश्चन नंबर 99 हो गया था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 100 है। हालांकि फिर से 99 प्रिंट हो गया है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 100 है वो यही रहा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके विकल्प हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या फिर सिंह विष्णु। क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या फिर सिंह विष्णु। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, और इसका जो आंसर है वो आप मेन कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको हमारा ये जो टेस्ट सीरीज का जो पहल चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आज के जो टेस्ट के 50 क्वेश्चन थे उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप सभी को मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट में ये पूछा है कि इस समय हमारी कितनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इस समय हम 2 टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। एक दोपहर के 1 बजे जो विषय से संबंधित है, जैसे कि इस समय इतिहास के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और रात के 9:30 बजे करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन की मैं सीरीज़ लेकर आता हूं। और आप ज़रूर से उस सेक्शन को भी ज्वाइन किया करें, क्योंकि वहां पे मैं उसका फिर एक्सप्लेन भी दे देता हूं, जिससे आप डेली बेसिस पे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में हम एक और टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जो सुबह के समय में होगा, तो उसको जल्द ही मैं आप सभी को बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल में जो 2 टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसे आप सभी ज़रूर ज्वाइन करें। तो लास्ट में चलते चलते मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए